Hello students, I am here for your class 12th Political Science Part A, Contemporary World Politics, and in this we will discuss here Chapter 6, International Organization. Yes students, I have told you earlier about the international organization, what is international organization and what is the work of international organization. Yes, let us recap all these things. Yes, United Nations is the main international organization, and this chapter is based on this United Nations. As you know that United Nations, it was established on 1945 after the Second World War, and before it was known by the League Nation, and League Nation was failed to completed its objective. Then League of Nation converted into United Nation. ये स्टूडेंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ, ये चैप्टर जो है ये क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ही समझ में आता है क्या है कि इंटरनेशनली एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे वर्ल्ड या ऑल ओवर द कंट्रीज़ के जो भी इश्यूज़ हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको सॉल्व कर सके. ओके, सो इसका स्टैब्लिशमेंट किया गया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का. लेकिन स्टार्टिंग में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उससे स्टार्टिंग में ही इसका जो है लीग ऑफ नेशन के नाम से इसे जाना जाता था. और लीग ऑफ नेशन जो है अपने इस क्या है इन ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वॉर को कंट्रोल करना, स्टॉप करना, पीस मेंटेन रखना एंड इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट देखना पूरे वर्ल्ड में, एंड देन इसके अलावा अदर्स इश्यूज, अदर्स कॉन्फ्लिक्ट्स भी सॉल्व करना. लेकिन जो लीग ऑफ नेशन है क्या है कि वो अपने इस ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर सकी थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक सकी. और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से आप सभी जानते हैं कि कितना बड़ा हमें नुकसान उठाना पड़ा था, कितनी हमारी प्रॉपर्टीज़ एंड लाइफ डिस्ट्रॉय हुई थी. तो अब लीग ऑफ नेशन को कन्वर्ट कर दिया गया था यूनाइटेड नेशन में, और इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, 1945 में. और देखिए इसका जो है इसका स्टैब्लिशमेंट जो है अब तक काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि इसने थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होने दिया. आप सभी जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था. टू सुपर पावर्स जो थी वो आ गई थी, कौन कौन सी, यूएसएसआर एंड यूएसए. और यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होने के बाद एक ही मेन पावर थी, सुपर पावर, वो रह गई थी यूएसए. ठीक, तो यूनाइटेड नेशन का क्या काम है, इनका यही मेन ऑब्जेक्टिव है कि वॉर को स्टॉप करना, कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा कि इस तरह की कोई भी कॉन्फ्लिक्शंस किसी भी कंट्रीज़ में होती हैं, एनी टू कंट्रीज़ में, तो उसको कंट्रोल करना एंड पीस मेंटेन करना एंड ह्यूमैनिटी को प्रमोट करना. ठीक है, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव रहा है. अब क्या है कि अब आपने 2011 में इसमें कितने मेंबर्स हो गए, 193. स्टार्टिंग में जब इसकी फॉर्मेशन हुई थी यूनाइटेड नेशन की, तब इसमें कितने मेंबर्स थे मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर से बताती हूँ. 51 मेंबर स्टेट्स से जिन्होंने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज्ड किया था यूनाइटेड नेशन को. और 2011 तक 193 इसमें मेंबर्स हैं, मेंबर स्टेट्स हैं. और these included almost all independent states. In the UN, United Nations General Assembly, all members have one vote each, and the UN Security Councils, there are 5 permanent members, and these are the United States, Russia, United Kingdom, France, and China. These states were elected as permanent members as they were the most powerful immediately after the Second World War, because they constituted the victors in the war. क्या था कि इसमें जो है यूनाइटेड नेशन में दो तरह के वो हैं, इसमें असेंबलीज़ हैं, एक तो जनरल असेंबली है, एक सिक्योरिटी काउंसिल है. और इसमें जो है
परमानेंट मेंबर्स हैं, कौन कौन से हैं वो परमानेंट मेंबर्स जो हैं, वो है यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड चाइना। और ये क्यों है ये परमानेंट मेंबर? इसलिए हैं क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद यही ऐसी कंट्रीज़ थी जो सबसे ज़्यादा पावरफुल थी उस समय, ठीक है, इसीलिए जो है ये परमानेंट मेंबर्स हैं। और यूनाइटेड नेशंस मोस्ट विजिबल पब्लिक फिगर एंड द रिप्रेजेंटेटिव हेड जो है इनका, वो क्या कहलाता है? सेक्रेटरी जनरल। इसमें अब जो चल रहे हैं फ़िलहाल 9 सेक्रेटरी जनरल हैं, और वो हैं एंटोनियो गुटर्स, और ये 9th सेक्रेटरी जनरल हैं, और ये कहाँ के हैं? पोर्तुगल के हैं, ये वहाँ के प्रेसिडेंट रहे हैं, और अब ये सेक्रेटरी जनरल का वर्क संभाल रहे हैं। इससे पहले 8 सेक्रेटरी जनरल यहाँ पे बन चुके हैं। ये स्टूडेंट्स अब जो है, इसके साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि यूनाइटेड नेशन में बहुत सारी ऐसी एजेंसीज़ हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके साथ वर्क कर रही हैं। WHO है, जैसे UNHRC ह्यूमन राइट्स के लिए है, एंड UNHCR ये है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ, एंड यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को। ये सारी एजेंसीज हैं जो यूनाइटेड नेशन के लिए वर्क करती हैं। नाउ स्टूडेंट्स लुक एट हेयर, नाउ आई डिस्कस्ड हेयर द यूनाइटेड नेशन सिस्टम प्रिंसिपल ऑर्गन्स। यस, लुक हेयर, नाउ द सिक्योरिटी काउंसिल्स। Yes, I have told earlier, 15 members. In 15, 5 members are the permanent members. ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें 5 members जो हैं permanent members हैं, वो आपको मैंने बता ही दिया है। रशिया है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स है, चाइना एंड फ्रांस। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो कि इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर 2 years टर्म्स। 2 years टर्म में फिर दोबारा से ये इलेक्टेड होते हैं, और ये नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं 10 मेंबर्स। किसमें? सिक्योरिटी काउंसिल्स में। येस, यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू रिमेंबर दीज फैक्ट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके उसमें आपके 1 word में और आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं बोर्ड में, इसके लिए आप इसे अच्छे से याद करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है जनरल असेंबली में टोटल अब कितने हैं? 193 मेंबर्स हैं, ईच विद 1 vote। हर मेंबर्स की अपनी वोट है, एंड मेजर डिसीजन रिक्वायर्स है 2/3 मेजॉरिटी। इसमें हर मेंबर्स को कितनी रिक्वायरमेंट्स होती है? किसी भी डिसीजन के लिए कितनी मेजॉरिटी होनी चाहिए? 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। ओके, नाउ द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल्स, ये क्या है? इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर 3 years टर्म। ये इसका कैसे होता है इसका इलेक्शंस? ये कितने समय के लिए होता है? 3 years के लिए, एंड 54 सीट्स बेस्ड ऑन द जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और 54 सीट्स जो होती हैं वो किसके ऊपर बेस्ड होती हैं? जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बेस्ड होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है सेक्रेटरीट, इंटरनेशनल स्टाफ सर्विसिंग द अदर प्रिंसिपल ऑर्गन्स। इसका क्या वर्क होता है? ये क्या काम करती है? एंड ये इंटरनेशनल स्टाफ सर्विसिंग है द अदर प्रिंसिपल ऑर्गन्स एंड हेडेड बाय द सेक्रेटरी जनरल अपॉइंटेड बाय जनरल असेंबली फॉर 5 years। और ये इसको कौन देखता है? सेक्रेटरी जनरल। और अपॉइंट जो होता है ये किसके द्वारा? जनरल असेंबली के द्वारा। कितने समय के लिए? 5 years के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या है? 15 जजेस इलेक्टेड फॉर 7 years बाय बोथ सिक्योरिटी काउंसिल एंड जनरल असेंबली। जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल्स दोनों में से ये लिए जाते हैं। 15 जजेस इलेक्ट किए जाते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 7 years। कितने समय के लिए? 7 years के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है। इसमें 15 जजेस होते हैं, एंड दे वर्क फॉर 7 years, and it is elected by both Security Council and the General Assembly. Okay students, this is the United Nations system principal organs. What are the principal organs which are working for the United Nations? ये वो organs हैं, principal organs हैं main, जो जिनसे जो है United Nation चलता है। Okay students, now the next reform of the UN after the Cold War. Reform and improvement are fundamental to any organization to serve the needs of a changing environment. आप सभी जानते हैं रिफॉर्मेशन एंड द इम्प्रूवमेंट क्या है, ये हमारा फंडामेंटल है। हर ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है कि हाउ टू चेंज द एनवायरनमेंट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। द UN इज़ नो एक्सेप्शन। इन रिसेंट ईयर देयर हैव बीन डिमांड्स फॉर रिफॉर्म्स ऑफ द वर्ल्ड बॉडी। However, there is little clarity and conscious on the nature of reforms.
Two basic kinds of reforms have the UN face: reform of the organization structures and the processes, and a review of the issues that fall within the jurisdiction of the organization. Almost everyone is agreed that the both aspects of reforms are necessary, and what they cannot agree on is precisely what is to be done, how it is to be done, and when it is to be done. यस दो तरह के जो है इसमें रिफॉर्म्स काफ़ी मेन है इसमें जो रिफॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस. एक तो स्ट्रक्चर्स इसका इम्प्रूव करना है, एंड देन द प्रोसेसेस. नेक्स्ट है रिव्यू ऑफ इश्यूज दैट फॉल विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इन सभी स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस को जो है रिफॉर्म करने की ज़रूरत है. एंड ऑन द रिफॉर्म ऑफ so the realities of the contemporary world politics are better reflected in the structure of the organization. In particular, there are possible to increase the membership from Asia, Africa, and South America. Beyond this, the US and other Western countries want improvement in the UN's budgetary procedure and its administration. क्या है कि अभी हमें इस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी रिफॉर्म्स यानी काफ़ी सुधार करने की ज़रूरत है, चेंजेस की ज़रूरत है. और वो चेंजेस क्या हैं कि ये सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है कि जो भी मेंबर्स हों, इनके जो प्रपोज़ल जो मेंबरशिप है वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से होनी चाहिए. एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, सभी जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, और US, अदर वेस्टर्न कंट्रीज़, यानी सभी के किस तरफ से सभी कॉन्टिनेंट्स में समान इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए मेंबरशिप की. ये यहाँ का मेन रिफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्स है और जिसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है. जैसे कि एशिया से जो पावरफुल कंट्री है जो इसकी मेंबर है वो कौन है? चाइना है. अब ये सोचा जा रहा है कि इनके चाइना के अलावा और भी कंट्रीज़ इसमें जो कि काफ़ी मतलब पावरफुल बनकर आएँ और इसमें शामिल हो. अफ्रीकन कंट्रीज़ हों, साउथ अमेरिका है जैसे इसमें, और वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं. इनके इम्प्रूवमेंट के लिए, इनके बजट के प्रोसीजर्स के लिए, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये सारा जो है इनका इम्प्रूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है. ये स्टूडेंट्स आप अपनी बुक में देखेंगे, यहाँ पे आपके पेज नंबर 87 में आप देखेंगे कि हमारे जो इसमें यूनाइटेड नेशन में सेक्रेटरी जनरल्स हैं उनके बारे में दे रखा है कि कौन कौन से सेक्रेटरी जनरल हुए हैं. 10 सेक्रेटरी जनरल हैं और अब 9th हैं जो मैंने अभी बताया था आपको एंटोनियो के बारे में, और जो कि पोर्तुगल के हैं, और ये UN हाई कमिश्नर भी रहे हैं रेफ्यूजीज़ के लिए फॉर 2005 एंड 2015 तक. और जो है इनके अलावा जो है 8 सेक्रेटरी जनरल्स काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया है. नाउ let us look at both sets of the reforms with an emphasis on reforms of the structures and process. The UN was established in 1945 immediately after the Second World War. आप सभी जानते हैं कि ये Second World War के बाद ही, तुरंत बाद ही ये establish किया गया था. Now and it is function reflected the realities of world politics after Second World War, and after the Cold War those realities are different. Here are some of the changes that have occurred. कौन कौन से changes जो देखे गए थे वो क्या क्या थे changes? The Soviet Union has collapsed. Second World War के बाद और कोल्ड वॉर के टाइम पे क्या था कि सोवियत यूनियन जो है कोलैप्स्ड हो गया था, बिखर गया था वो. एंड सेकेंड वन इज़ द US इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर. और कोल्ड वॉर के बाद, एट द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर का एंड होने के बाद US जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर बन गई. And next, third is the relationship between Russia, the successor to the Soviet Union, and the US is the much more cooperative. इसमें हम रिलेशनशिप देखेंगे रशिया एंड द सक्सेसर ऑफ द सोवियत यूनियन. US से जो था काफ़ी कोऑपरेटिव था ये. नेक्स्ट, चाइना इज़ फास्ट एमर्जिंग एज अ ग्रेट पावर एंड इंडिया ऑल्सो इज़ ग्रोइंग रैपिडली. चाइना जो है वो भी काफ़ी आगे बढ़ रहा था, उसकी वो भी काफ़ी पावरफुल बन रहा था. एंड इंडिया ऑल्सो ग्रोइंग रैपिडली एंड इंडिया ऑल्सो. एंड नेक्स्ट, द इकोनॉमीज ऑफ एशिया आर ग्रोइंग एट एन अनप्रेसिडेंटेड रेट. और जो एशिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छे से बढ़ रही थी. यानी कि इसमें जैसे कि अब 193 मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स के होने के जो है क्या क्या मतलब हमें ज़रूरत है, उन सारी एफिशिएंसी होनी चाहिए, उनके बारे में है ये क्या क्या चेंजेस आए आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड आफ्टर द कोल्ड वॉर.
Many new countries have joined the UN as they became independent from Soviet Union or former communist states in Eastern Europe. क्या था कि नई नई कंट्रीज़ जो हैं ज्वाइन हुई थी यूनाइटेड नेशन में, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हो गई थी फ्रॉम सोवियत यूनियन से. सोवियत यूनियन जो है काफ़ी बड़ी कंट्री थी, जब उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया तो उसमें से बहुत सारी कंट्रीज़ बन गई, स्मॉल कंट्रीज़. एंड और फॉर्मर कम्युनिस्ट स्टेट्स इन ईस्टर्न यूरोप, और काफ़ी सारे स्टेट्स थे ईस्टर्न यूरोप में जो कम्युनिस्ट स्टेट्स में थे, वहाँ से वो भी फ्री हो गए थे. एंड दे ऑल्सो ज्वाइन यूनाइटेड नेशन. वो उन्होंने भी सबने क्या कर लिया था, यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन कर लिया था. एंड नेक्स्ट वन इज अ होल न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस कॉन्फ्रंट्स द वर्ल्ड. नेक्स्ट क्या था कि बहुत सारे अभी नए नए चैलेंजेस थे. पहले क्या था कि ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, देन कोल्ड वॉर, सारा पूरा वर्ल्ड का जो अट्रैक्शन जो था वो कहाँ पे था, कोल्ड वॉर के ऊपर था. कि दो सुपर पावर्स जो आई थी उभर कर पूरी दुनिया में, यूएसएसआर एंड यूएसए. उसमें कुछ कंट्रीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड यूएसए की तरफ हो गई थी, कुछ यूएसएसआर की तरफ हो गई थी. तो उसमें भी ये था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट ना हो जाए. इस चीज़ के लिए भी काफ़ी सारी संघर्ष, स्ट्रगल करना पड़ा था. और यही वर्क था यूनाइटेड नेशन का कि कैसे ना कैसे जो है वॉर को स्टॉप करना, रोकना. एंड अब जो नए चैलेंजेस पहले वॉर को लेके थे, लेकिन अब जो नए चैलेंजेस वो क्या है, जिनोसाइड, सिविल वॉर, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, टेररिज्म, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, क्लाइमेट चेंजेस, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड एपिडेमिक्स. अब जो है नए नए इश्यूज आ रहे हैं. यूनाइटेड नेशन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए नए इश्यूज़ हैं जिनके बारे में सोचा जा रहा है और जिन्हें सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है. इन दिस सिचुएशन, in 1989, as the Cold War was ending, the question facing the world was, is the UN doing enough? Is it equipped to do what is required? And what should it be doing? And how? अब ये क्वेश्चन आ रहा था कोल्ड वॉर के समय में जब एंड हुआ इसका, कि अब जो यूनाइटेड नेशन है वो उसने सही तरीके से फेस किया है सिचुएशन को, कोल्ड वॉर को जैसे कि ख़त्म करने में यूनाइटेड नेशन का काफ़ी सहयोग रहा है. अदर्स कंट्रीज़ का भी, जो भी इसमें मेंबर स्टेट्स कंट्रीज़ रही हैं, उनका सहयोग रहा है काफ़ी. ये सब क्या काफ़ी था, या इसके अलावा भी कुछ और रिक्वायरमेंट्स थी, क्या ये सब करना ठीक था, और क्या क्या रिफॉर्म्स की हमें ज़रूरत है, एंड what reforms are necessary to make it work better. और ये सोचा गया, ये विचार किया गया कि ऐसा और भी क्या ज़रूरी था जो हम इसे और बेटर कर सकते थे और अच्छा सुधार इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते थे. एंड फॉर द पास्ट डिकेड एंड अ हाफ, member states have been trying to find satisfactory and practical answers to these questions. ये सारे questions जो राइज हो रहे थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, सभी कंट्रीज़ यही सोच रही थी यूनाइटेड नेशन को लेके, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को लेके, कि क्या सही में इसका जो वर्क है बिल्कुल एफिशिएंट रहा है, इसमें अभी हमें कितनी रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है, कितनी चेंजेस की ज़रूरत है, इसके बारे में भी सोचा गया था. और इसका जो आंसर मिला था ऑल ओवर द कंट्रीज़, ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्या मिला था, सेटिस्फैक्ट्री आंसर रहा था. यूनाइटेड नेशन का जो उसका वर्क रहा था बहुत अच्छा, अब तक जो रहा कोल्ड वॉर के एंड तक और सेकेंड वॉर के बाद और कोल्ड वॉर के एंड तक बहुत अच्छा रहा यूनाइटेड नेशन का. लेकिन अब इसमें ज़रूरत थी किस चीज़ की, रिफॉर्मेशन की, यानी कि चेंजेस की. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस. अब कौन कौन से वो स्ट्रक्चर्स थे जिनको रिफॉर्म करना है और वो कौन कौन से प्रोसेस हैं. नाउ वाइल द केस फॉर रिफॉर्म हैज़ वाइड स्प्रेड सपोर्ट, getting agreement on what to do is difficult. Let us examine the debate over reform of the United Nations Security Council. In 1992, the UN General Assembly adopted a resolution, and the resolution reflected three main complaints. क्या किया, 1992 में सिक्योरिटी काउंसिल्स में यहाँ पे बैठ के डिबेट हुई, सभी बैठ के आपस में डिस्कशन हुआ और इसमें एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया जनरल असेंबली ने. और उसमें जो है 3 मेन कंप्लेंट्स आई थी. क्या थी वो 3 मेन कंप्लेंट्स? नंबर 1 इज़ द सिक्योरिटी काउंसिल्स नो लॉन्गर रिप्रेजेंट्स कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल रियलिटीज़. इसमें क्या था कि जो पॉलिटिक्स, रियल पॉलिटिक्स को नहीं रिप्रेजेंट किया था सिक्योरिटी काउंसिल्स ने. फर्स्ट कंप्लेंट ये आई थी. सेकंड,
Its decision reflect only Western values and interest and are dominated by a few powers. सेकेंड इसमें कंप्लेंट ये आई थी कि जो भी इसमें डिसीजन लिया गया था वो वेस्टर्न वैल्यूज़ को फेवर करता था, उनका इंटरेस्ट जो था वो वेस्टर्न साइड में था, वेस्टर्न कंट्रीज़ की वैल्यूज़ और वहाँ के इंटरेस्ट को शो करता था उनका जो भी डिसीजन लिया जाता था यूनाइटेड नेशन में। एंड ये देखा गया था कि कुछ फ्यू पावर्स ऐसी थी जो डोमिनेट करती थी, जैसे कि आपको पहले भी बताया है कि इसमें 5 परमानेंट मेंबर सीट्स हैं, यूके, यूएसए, रशिया, फ्रांस, चाइना, ठीक है। तो इन्हीं को ही मेन पावर मिली हुई है, इन्हीं को ही वीटो पावर मिली हुई है। तो ये सब मेन जो है चैलेंजेस थे, और कि ये जो है कुछ पावर्स जो हैं वो क्या कर रही हैं, डोमिनेट कर रही हैं। नाउ द थर्ड वन था, इट लैक्स द इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन, यानी इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन नहीं था, सभी की तरफ से इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं था। In view of these growing demands for the restructuring of the UN, on 1 January 1997, the UN Secretary General Kofi Annan initiated an inquiry into how United Nations should be reformed and how, for instance, should new Security Council members be chosen. क्या किया गया था? अब ये देखा गया था कि 1 जनवरी 1997 में इसके स्ट्रक्चरिंग के बारे में सोचा गया था। उस समय जो इसके सेक्रेटरी जनरल थे वो थे कोफी अन्नान, और ये इंक्वायरी बैठाई गई थी कि मतलब ये जो 3 कंप्लेंट्स आई हैं, जो मेजर कंप्लेंट्स आई हैं, इसको किस तरीके से, मतलब ये कंप्लेंट्स का क्या कारण रहा है, तो इसके ऊपर इंक्वायरी बैठाई गई और इसके रिफॉर्मेशन के बारे में सोचा गया कि अब जो है न्यू सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स जो हैं किस तरीके से, हाउ इट शुड बी चूजन. In the years since then, the following are just some of the criteria that have been proposed for new permanent and non-permanent members of the security councils. Or new members it has been suggested should be. क्या था, अब ये सोचा गया कि कुछ परमानेंट मेंबर्स हैं, कुछ नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। अब उनको सेलेक्ट करने के लिए परमानेंट मेंबर्स जो हैं, सिक्योरिटी काउंसिल्स के जो परमानेंट मेंबर्स हैं, उन न्यू परमानेंट मेंबर्स के बारे में क्या सजेशन दिया गया कि उनके लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए अगर वो परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं यूनाइटेड नेशन के, तो उनके लिए क्या क्या ज़रूरी है। फर्स्ट वन, ए मेजर इकोनॉमिक पावर उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। नेक्स्ट, सेकेंड वन, ए मेजर मिलिट्री पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। थर्ड वन, ए सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर टू द यूएन बजट को पूरी तरीके से कंट्रीब्यूशन दे। फोर्थ वन, ए बिग नेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन के तौर पे वो बिग नेशन होना चाहिए, बिग कंट्री होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, ए नेशन दैट रिस्पेक्ट्स डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, और एक वो नेशन होना चाहिए अगर उसे यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर्स बनना है तो उसके लिए उसे क्या होना चाहिए कि रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। एंड द लास्ट वन इज अ कंट्री दैट वुड मेक द काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्ल्ड्स डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सिस्टम एंड कल्चर, यानी कि वो कंट्री जो है वहाँ के काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए वहाँ की वर्ल्ड्स डाइवर्सिटी जो है, टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, वहाँ की ज्योग्राफिकल फीचर्स अच्छा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इकोनॉमिक सिस्टम अच्छा होना चाहिए, एंड द कल्चर। यस, इन योर पेज नंबर 89, यस स्टूडेंट्स लुक हेयर, इन योर बुक पेज नंबर 89 वर्ल्ड बैंक के बारे में इसमें दिया हुआ है। एंड द वर्ल्ड बैंक वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये कब क्रिएट किया गया था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में, 1944, इन 1944। इट्स एक्टिविटीज़ आर फोकस्ड ऑन द डेवलपिंग कंट्रीज़। इसका जो फोकस जो रहा है वो कहाँ, किसकी तरफ रहा है? जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ। एंड इट वर्क्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, agriculture and rural development, irrigation, rural services and environmental protection, pollution reduction, establishing and enforcing regulations, infrastructures like roads, urban generation, electricity, and the governance of anti-corruption, development of legal institutions. And it provides the loans and the grants to the member countries. In this way, it exercises economic influence
on the economic policies of developing countries. And it is often criticized for setting the economic agenda of the poorer nations, attaching stringent conditions of its loans and forcing free मार्केट रिफॉर्म्स. ये जो वर्ल्ड बैंक है इसको कब स्टैब्लिश हुआ था? ये इन 1944 में. और इसकी जो मेन एक्टिविटीज़ रही है किसकी तरफ फोकस रही है? डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए की तरफ, वहाँ के फॉर द वर्क फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट, फॉर द लाइक एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर. इन रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चर लाइक इरीगेशन एंड रूरल सर्विसेज, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन like the reduction of the pollution, and in urban areas the roads, generation, electricity like that. इसका ये वर्क रहा है इन सब चीज़ों के बारे में देखने के लिए. और ये वर्ल्ड बैंक जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ मेन फोकस रहता है इनका, और ताकि ये उन कंट्रीज़ की हेल्प कर सकें जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनको लोन देना और उनकी जो है वहाँ की जो पुअर नेशन है उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करना. और इसके लिए क्या है? फोर्सिंग द फ्री मार्केट रिफॉर्म्स. इन्होंने इसके लिए क्या शुरू किया है? फ्री मार्केट रिफॉर्म्स. नाउ द गवर्नमेंट सॉ द एडवांटेजेस in some criteria and disadvantages in other, depending on their interest and aspirations. Even if they had no desire to be members themselves, countries could see that the criteria were problematic. How big an economic or military power did you have to be qualified for Security Council membership? What level of budget contribution would enable a state to buy its way into the council? अब ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये क्या सारे क्राइटेरियाज क्या रहे, क्या एडवांटेजेस एंड क्या डिसएडवांटेजेस ये देखा गया है. एंड नेक्स्ट ये देखा है कि इसका जो क्राइटेरिया है वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रहा है, बहुत उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई है. ये देखना है कि कैसे किस तरह की इकोनॉमिक और कितनी बड़ी मिलिट्री पावर चाहिए इसमें, इसको क्वालिफाई करने के लिए, यहाँ की सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप पाने के लिए कितना लेवल होना चाहिए बजट कंट्रीब्यूशन का, एंड वुड एनेबल अ स्टेट टू बाय इट्स वे इनटू द काउंसिल, और किस तरीके से वो इस काउंसिल का हिस्सा बन सकता है. And was a big population an assist or a liability for a country trying to play a bigger role in the world? If respect for democracy and human rights was the criteria, countries with excellent records would be lined to be members, but would they be effective as the council members? ठीक है, माना कि ये सारे क्राइटेरियाज होने चाहिए इस काउंसिल का हिस्सा बनने के लिए, कि हम डेमोक्रेसी अच्छी होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स एंड द पॉपुलेशन एंड एरिया वाइज ऑल्सो कंट्री बिग होनी चाहिए, बिग नेशन, एंड बजट्स जो है उसका अच्छा होना चाहिए, ये मिलिट्री पावर एंड ऑल दीज, इस सब चीज़ में वो कंट्री जो है वो नेशन पावरफुल होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, तभी वो इस काउंसिल का हिस्सा बन सकता है. Now listen, look students at your page number 89. यहाँ पे क्या है? Major contribution to the UN regular budget for 2019 का बजट दे रखा है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ रेगुलर बजट दे रही हैं, इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं यूनाइटेड नेशन के लिए. आप देखेंगे सबसे पहले नंबर पे है यूएसए, जिसका कितना परसेंटेज है? सबसे ज़्यादा 22.0. नेक्स्ट नंबर पे है चाइना 12, Japan 8, Germany 6, UK 4.5, France 4.4, Italy 3.3, Brazil 2.9, Canada 2.7, Russia 2.4, Republic of Korea 2.2, Australia 2.2, Spain 2.1, Turkey 1.3, Netherlands 1.3, Mexico 1.2, Saudi Arabia 1.1, Switzerland 1.1, Argentina 0.9, Sweden 0.9, and India 0.8. These countries give the contribution, budget contribution to the United Nations. ये countries जो हैं अपना अपना budget contribution दे रही हैं किसको? United Nation को. Now the furthermore, how was the matter of representation to be resolved?
किस तरह से इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरह से सॉल्व होगा. डिड इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन इन जोग्राफिकल टर्म्स मीन्स दैट देयर शुड बी वन सीट ईच फ्रॉम एशिया, अफ्रीका एंड लेटिन अमेरिका एंड द कैरिब. क्या है कि सभी के लिए एक एक सीट्स होनी ज़रूरी है फॉर द किसके बेस पे, जोग्राफिकल टर्म्स में. एंड शुड द रिप्रेजेंटेशन ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं, बी बाय रीजन्स और द सब रीजन्स फर्दर देन द कॉन्टिनेंट्स. कॉन्टिनेंट्स यानी हम रीजन या सब रीजन्स में देखें, कॉन्टिनेंट्स के बेस पे देखें कि मतलब इसमें यह है कि यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप के लिए हमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए अगर हम इसके परमानेंट या नॉन परमानेंट मेंबर्स बनना चाहते हैं. और सबसे मेन जो है यहाँ का ये भी ऑब्जेक्टिव रहा है कि इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, यानी कि सभी कॉन्टिनेंट से इक्वल वोट होनी चाहिए. ये नहीं कि एक कॉन्टिनेंट से तो हमने बहुत ज़्यादा, हमें मेजॉरिटी मिल रही है, बहुत ज़्यादा वोट्स हैं, दूसरे कॉन्टिनेंट्स में हमें वोट्स काफ़ी कम मिल रही है. तो ये क्या है कि ये एक बहुत बड़ा इशू है और इसको जो है सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है कि इसमें जो मेंबर्स हों वो सभी कॉन्टिनेंट्स की तरफ से हों. और इन द Security Council there are 5 permanent members. I have told you earlier 5 permanent members होते हैं इसमें और 10 non-permanent members होते हैं. Yes, you know about this. Now अब जो मेन इसमें इशू ये आ रहा है कि जो इसमें कंप्लेंट्स जो बताई गई थी वो ये बताई गई थी कि जो पावर्स है, वीटो पावर्स, कि ये जो परमानेंट मेंबर्स हैं, जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, इनसे इनकी वीटो पावर छीन ली जाए. इसके ऊपर अब ये इशू चल रहा है. लेकिन उनसे वीटो पावर क्या है, सबसे पहले आप इसे समझिए. वीटो पावर क्या है? वीटो पावर ये है कि जैसे जो 5 मेंबर्स हैं, परमानेंट मेंबर्स हैं, इसमें अगर किसी भी उसमें अगर इनकी मेजॉरिटी ली जाती है, अगर इन 5 में से कोई भी एक रिजेक्ट कर देता है किसी प्रपोजल को, तो वो पूरा प्रपोजल रिजेक्ट हो जाता है. इसे कहा जाता है वीटो पावर. इट मीन्स द नॉन परमानेंट मेंबर्स डू नॉट हैव द वीटो पावर. जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास वीटो पावर नहीं है. एंड व्हाट इज द वीटो पावर? In taking decision, the Security Council proceeds by voting. All members have one vote, and however, the permanent members can vote in a negative manner, so that even if all other permanent members and non-permanent members vote for a particular decision, any permanent members' negative votes can stall the decision, and this negative vote is the veto. अभी मैंने आपको बताया था कि वीटो क्या है कि सपोज जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं एंड 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, कोई भी प्रपोजल रखा जा रहा है, उसका डिसीजन लिया जा रहा है और सभी सहमत हैं, सभी एग्री हैं उस प्रपोजल से, लेकिन किसी एक परमानेंट मेंबर ने, केवल एक परमानेंट मेंबर ने उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, यानी कि नेगेटिव वे में उसका डिसीजन दे दिया, तो वो पूरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया जाता है. तो इस नेगेटिव वोट को, यानी वन परमानेंट नेगेटिव वोट इज कॉल्ड अ वीटो पावर. Okay, now in your page number 91 you have look the diagram. Here the use of veto power by the permanent members up to 1 जून 2018. ये देखिए, आप डायग्राम देखें अपने पेज नंबर 91 में. इसमें दे रखा है कि अगर जैसे सपोज ये चाइना है 11 और फ्रांस 18, यूके 32, यूएस 84, रशिया एंड यूएसएस 135, अगर एक ने भी इसमें अपना नेगेटिव आंसर दे दिया, देन व्हाट हैपन, देन द होल प्रपोजल्स इज रिजेक्टेड. पूरा जो प्रपोजल है वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा. While there has been move to abolish or modify the veto system, अब ये है कि क्या इसको abolish किया जाए veto power को, या इसे modify किया जाए इस system को. अब ये issue है कि इसे modify किया जाए या completely abolish किया जाए. Now for what? There is also a realization that the permanent members are unlikely to agree to such a reform, and also the world may not be ready for such a radical step, even though the Cold War is over. Without the veto, there is the danger, as in 1945, that the great powers would lose interest in the world body, that they would do what they
pleased outside it, and that without their support and involvement the body would be ineffective. क्या है कि अगर ये सोचा जा रहा है कि अगर इसे completely रिजेक्ट किया जाता है या कम्प्लीटली इसे एबॉलिश किया जाता है वीटो पावर को, तो क्या होगा कि ये जो परमानेंट मेंबर्स हैं ये सभी जानते हैं कि ये वो जो कंट्रीज़ हैं क्या है, मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ हैं, इकोनॉमिकली, मिलिट्रीली की और एडमिनिस्ट्रेटिवली हर तरीके से ये काफ़ी पावरफुल कंट्रीज़ हैं. अगर इनकी वीटो पावर इनसे छीन ली जाएगी तो क्या होगा कि ये अपनी मनमानी करेंगे, और अपनी मनमानी करेंगे तो उससे उसका रिजल्ट कुछ भी आ सकता है. क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो ये कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ, कई सालों तक चला था कोल्ड वॉर, आप सभी जानते हैं. तो इसीलिए इनको ये वीटो पावर देनी जो है, इन कंट्रीज़ को, जो ये पावरफुल कंट्रीज़ हैं, इनको वीटो पावर देनी ज़रूरी है. क्योंकि अगर इनकी पावर इनसे छीन ली जाएगी तो ये अपनी मनमानी करेंगे, और उनकी मनमानी का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी बहुत बुरा हो सकता है सभी कंट्रीज़ के लिए. इसलिए जो है क्या है कि इसको पूरी तरीके से इसे एबॉलिश नहीं किया जा सकता है. स्टूडेंट, तो आई होप कि यहाँ तक आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्यों ज़रूरी है, और यूनाइटेड नेशन जो है एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कितनी इसमें कंट्रीज़ हैं, पहले कितनी थी, अब कितनी है, कब इसको स्टैब्लिश किया गया था, इसका फॉर्मर नेम क्या था, ये सब आप अपनी बुक में अंडरलाइन करके उन्हें लर्न कर लेंगे, क्योंकि ये आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन में ज़रूर आएंगे. तो आप इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करेंगे अपने एग्ज़ाम के लिए. एंड आई होप आपको ये टॉपिक्स जो है समझ में आ गए होंगे. एंड नेक्स्ट टॉपिक वी विल कंटिन्यू टुमारो. थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे.